बताओ ना माँ। हाँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? मुझे नहीं पता, बस सब लोग मानते हैं किसी किताब में लिखा होगा। किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा। मैं यहाँ पर नमस्कार साथियों। संविधान और संविधानवाद, ये दोनों में अक्सर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी अभी जो बीता 26 नवंबर, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों संविधान दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, तो पे आज हम सब प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, कुछ कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि इतिहास में देखा जाए तो 26 जनवरी 1930 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, महत्व वाली बात थी। इसलिए महत्व वाली बात थी कि उस समय यहाँ ब्रिटिश का शासन हुआ करती थी। तो ब्रिटिश शासन में यहाँ के लोग यदि स्वतंत्र होने की बात करें, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की बात करें, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग अपना शासन अपने से चलाएं, क्योंकि जब अपना शासन अपने से चलाएंगे फिर वो लोग यहाँ से जाना पड़ेगा, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ के यदि वैसा प्रयास भी किया जाता था तो उसको दबा दिया जाता था इंग्लिश लोगों के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। तो 1857 क्रांति भी तो यही थी, क्रांति हुई पर किसी किसी तरह करके दबा दिया गया उसको। तो उसी तरह जब 1930 में जब ये घोषणा की गई, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात बन गई। तो अब इस 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी 1930 और 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि संविधान जिसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, इतने अवधि के बाद 26 नवंबर 1949 के दिन पूर्ण रूप से बनकर ये तैयार हो गया था। तो इसी दिन को खास बनाने के लिए, इसको 26 नवंबर को यादगार के रूप में बनाने के लिए संविधान दिवस के रूप में ये घोषणा की गई 2015 से ये घोषणा की गई कि इस दिवस को यादगार के रूप में, संविधान दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे। और 2015 से लगातार इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले जो 26 नवंबर हर एक साल में हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मनाते थे, उसको भी मनाते थे। संविधान दिवस से पहले इस 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते थे, या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। हालांकि बौद्ध और जो अम्बेडकरवादी समुदाय है, तो वो लोग मनाते थे। वो लोग संविधान सभा के रूप में, संविधान दिवस के रूप में, संविधान सभा नहीं, संविधान दिवस के रूप में पहले से मनाते थे। लेकिन 15 से इसको पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया गया कि इसको संविधान दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे, और लॉ डे के भी रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा का यदि गठन की बात किया जाए तो ये सबसे पहले A.N. रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी के लगभग में बात रखी गई, और उन्हीं के सलाह से कांग्रेस में 35 में ये बात रखी गई कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और जिससे कि संविधान बन सके। तो जब ये संविधान बना तो संविधान में जो 1935 का भारतीय एक्ट था, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। संविधान में लगभग जितने आर्टिकल्स हैं, उसमें अधिकांशतः 1935 वाला भारतीय अधिनियम एक्ट है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा किए कि जो संविधान गठन होगा, संविधान बनेगा और संविधान सभा का जो गठन होगा, तो इस संविधान में वयस्क मताधिकार के अनुसार वोट देने का प्रावधान होगा। देखिए, भारतीय संविधान का एक बड़ा ये महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि अपने लागू के समय से ही बहुत सारा चीज़ एक अपने में एक अलग रूप से लाने का प्रयास किया गया है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है,
वहाँ पे महिलाओं के लिए सीट रिजर्व नहीं थी। बहुत दिन के बाद वहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिया गया। लेकिन भारत का संविधान जब से लागू हुआ तब से ही वुमेन को वोट के लिए पावर दिया, अनुसूचित जनजाति के लिए, जातियों के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। और उसका सबसे बड़ी चीज़ मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका अधिकार क्या होना चाहिए और उसका रक्षा करने के लिए, उसका संरक्षण देने के लिए संविधान लागू होने के समय से ही इस बात को पक्का कर दिया गया। तो ये अपने में बहुत बड़ा, अपने में एक महत्वपूर्ण बात है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें 389 सीट टोटल था। तो 389 में 293 के लगभग ब्रिटिश भारतीय प्रांत से था, और इसके बाद जो रियासत हुआ करते थे उस समय, तो उससे 93 के लगभग सदस्य चुन कर आए थे। संविधान सभा में कई तरह से समितियां बनाई गई थी। वो समितियां जैसे कि संघ शक्ति समिति, जिसका कि प्रमुख अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद था संघीय संविधान समिति, इसका भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसका सदस्य पटेल थे। प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इस तरह करके कई और भी समितियां थी जो हम सबको जानना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें प्रमुख रूप से और सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि संविधान पूर्णतः बनाने और सारा लिखने का कार्य इसी में था। इसमें लगभग 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, TT कृष्णामचारी। तो ये लोग 7 लोग थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, यानी देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके 14 दिन के बाद लगभग इसको गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसके 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ था। जब 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया था, तो इस चीज़ को भाई हुआ कि इसको लागू कब किया जाए। तो संविधान सभा में ये सलाह हुई कि 26 जनवरी को लागू किया जाए। वही लाहौर वाला पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी उसी दिन। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए इसको कुछ दिन रोक दिया गया, 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस समय भी कई आलोचक इसको कहते हैं, आलोचना करते हैं कि ये जो निकाय है ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे सदस्य को चुनकर तो लाया नहीं किया था, क्योंकि सारे स्वतंत्र, उस समय चुनाव हुआ ही नहीं था, स्वतंत्र तो देश था नहीं, तो सब वो बिना चुनाव के थे, इसीलिए वो लोग चुनाव के थे नहीं। इसीलिए इसको कई आलोचक कहते हैं कि ये संविधान जो निकाय है, प्रतिनिधि जो निकाय है, ये है ही नहीं, प्रतिनिधि निकाय नहीं है। तो कुछ आलोचक ये मानते हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि इसमें संप्रभुता का अभाव था। अब संप्रभुता, सॉवरेनिटी, तो अब सॉवरेनिटी का इसमें क्या मतलब है? तो मतलब ये था, वो लोग जो आलोचना कर रहे थे उनका ये कहना था कि जब भी संविधान, अब उस समय तो देश आज़ाद हुआ नहीं था, देश आज़ाद 47 में हुआ था, संविधान सभा गठन 46 में हो चुकी थी, तो अब संविधान बनने का काम उस समय हो रहा था। तो जब भी बैठक हुआ करता था तो उस समय अंग्रेज से परमिशन लिया जाता था, अंग्रेज के सलाह अनुसार इसको पास करके बनाया जाता था। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 1947 आया, तो इसके द्वारा भारत को आज़ादी मिली। लेकिन अभी देखिए कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें जो बताया गया कि 99 साल का लीज पे ये आज़ादी हम सबको मिली है।
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस देखिए, जब भारत सरकार, अब इसमें वही बात आ रहा था कि भाई यदि ब्रिटिश सरकार अपने सांसद से पास कराकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 यदि पास करके यहाँ दी, तो उस सांसद के पास ये भी पावर है कि उस एक्ट को रद्द कर दे। तो अब मान लीजिए कि इस एक्ट को यदि रद्द कर देती है तो इंडियन जो इंडिपेंडेंट एक्ट है ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये ब्रिटिश के हाथ में हो जाएगा। कानूनन यही एक व्याख्या दिया जा रहा था वहाँ पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो उसमें ये इस बात को 395 में इस बात को साफ साफ दर्शा गया संविधान में कि जब संविधान लागू हो जाएगी तो जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो इस रूप में अब हम कहें कि नहीं, ये आज़ादी 99 साल के लीज पे या ब्रिटिश सांसद के इच्छा पे है, वो जब चाहे उस एक्ट को ख़त्म करके इंडिया को फिर से वो अपने अंतर्गत समझ सकता है, तो ये प्रासंगिक बात नहीं है। ब्रिटेन के जो ग्रेन्यूल ऑस्टिन है, तो उनका ये कहना था कि ये तो एक दल के द्वारा बनाया गया है, एक दलीय निकाय है। तो इस तरह करके वो आलोचना किए। विंस्टन चर्चिल जो यूके के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया है, यानी इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ऐसे करके वो भी आलोचना किए। लॉर्ड विस्काउंट थे, उन्होंने तो इसको हिंदुओं का निकाय कहकर संबोधित कर दिया। तो इस तरह कई लोग थे जो इस सभा को, जब संविधान सभा गठन हुआ या संविधान जब बन गया, तो इस तरीके से ये लोग आलोचना कर रहे थे संविधान बनने के बाद। तो जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950, तो ये संविधान क्यों बनाया गया था, इसके पीछे यदि देखा जाए, एक हॉलिस्टिक वे में देखा जाए, किताबी बात नहीं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो में ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को पढ़ाएं या उसको फैक्चुअल रूप में हर एक डाटा दें और वो एग्ज़ाम पास कर ले। एग्ज़ाम पास करने के लिए बुक पढ़ना पड़ता है, और बुक पढ़ना भी चाहिए। बुक में बहुत सारी चीज़ रहता है। यहाँ वीडियो बनाकर कोई एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकता है, कोई भी हो। वीडियो के द्वारा एग्ज़ाम पास होना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी पास होगा कोई भी, तो उसको अपना किताब नोटबुक में पढ़ना पड़ेगा। वीडियो एक 2-3 प्रकार का वीडियो एक तरह से होता है, अगर देखा जाए तो। अवेयरनेस वीडियो एक होता है, एक एजुकेशनल वीडियो होता है। तो एजुकेशनल वही है, सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता है। पर हमारा जो ये वीडियो है एजुकेशनल, इसको मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, पर मेरा ये प्रयास रहता है कि अवेयरनेस वीडियो हो। एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या चीज़ जानना चाहिए और क्या चीज़ नहीं जानना चाहिए, इस चीज़ पे हम प्रयास रहता है मेरा जानने का। एक जो सक्रिय नागरिक है, एक जो जागरूक नागरिक है, तो उनको क्या चीज़ जानना चाहिए, क्या चीज़ नहीं जानना चाहिए। ये जो यूटोपिया क्रिएट कर दिया जाता है, यूटोपिया बार बार हम इसलिए कहते रहते हैं क्योंकि यूटोपिया कई चीज़ है जो इस तरीके से आज के समय में उसको फैला दी गई है कि यदि उसको बारीकी तौर पे यदि हम सब नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका हकीकत क्या है। तो एक जो जागरूक नागरिक हैं और सक्रिय नागरिक हैं, वो इस बात को बढ़िया समझते हैं। तो मेरा भी यही उद्देश्य रहता है, कोई भी वीडियो बनाने का यही मेरा उद्देश्य है। भविष्य में भी जब भी वीडियो बनाएंगे, तो अब तो ज़्यादा भी समय मिल नहीं पाता है, तो बहुत कम समय मिलता है वीडियो बनाने का, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मेरा प्रयास रहता है कि इसी टाइप का हम वीडियो बनाएं, अवेयरनेस वीडियो। एक जागरूक नागरिक के नाते हम सबको बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए, तो इसी नाते हॉलिस्टिक वे में समझने का एक दृष्टिकोण रखने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें हॉलिस्टिक वे में देखा जाए, संविधान लागू क्यों हुआ? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें देश की स्थिति एक अलग प्रकार की थी। भारत, जिसको हम भारत के रूप में जानते हैं, उसमें भारत नहीं था। उसमें कई रियासत हुआ करते थे और छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ भारत था। यदि वैसे में अगर रियासत एक नहीं हुआ करते, तो यहाँ से यदि क्या कहते हैं, बिहार जाने का हो, इलाहाबाद से अगर बिहार जाने का हो, या
क्या कहते हैं, बिहार से अगर कोई दिल्ली जाए तो कई पासपोर्ट उसको बदलना पड़ेगा, कई पासपोर्ट लेना पड़ेगा और पासपोर्ट द्वारा उसको पास करके फिर क्रॉस करके जाना पड़ता। लेकिन आज देखिए कि एक है, इसमें पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है एकीकरण में। तो ये जब देश आज़ाद हुआ तो ये सबसे बड़ा एक कार्य हुआ। हालांकि उसके देश आज़ादी के साथ विभाजन का भी सबसे बड़ा त्रासदी था। तो विभाजन हुआ, पाकिस्तान भी बना। पाकिस्तान देखिए कि धर्म के आधार पे बना। तो धर्म के आधार पे आज भी देखिए यूटोपिया इसलिए बोल रहे थे। देखिए आज भी हम लोग कई मतलब उठते रहता है बात कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में एक होना चाहिए और एक हिंदी को ही चलना चाहिए। हमारा भी मानना है कि हिंदी अगर एक भाषा हो तो आसान ही रहेगा, लेकिन इसको थोपा नहीं जा सकता है किसी के ऊपर। ठीक है, हम हिंदी भाषी क्या कहते हैं प्रदेश यदि बिलोंग करते हैं तो हम चाहेंगे कि हिंदी फैले, पर खुदा न खास्ते मान लीजिए कि हमारा जन्म यदि साउथ इंडिया में हुआ रहता, तमिलनाडु के हम रहते, तो हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? या हमको अभी अचानक कोई कहे कि नहीं तुम तमिलनाडु सीख लो, तमिलनाडु सीखो या मलयालम सीखो, तो हमारे लिए तो कोई उसका महत्व नहीं है। हमारे ही देश के वो लैंग्वेज है, तो कैसे हम सीखेंगे उसका? क्या आखिर कोई भी चीज़ सीखता है, मान लीजिए अंग्रेजी अगर आदमी सीखता है तो अंग्रेजी तो इसलिए सीखता है क्योंकि बिना इसका काम चलेगा नहीं। आज हमारा देश हो या देश से बाहर कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश का ही उपाय है, और हमारे ही देश में यदि कुछ भी बढ़िया तरीके से अगर करना है तो बिना इंग्लिश के उपाय नहीं है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सारे विषयों का क्या कहते हैं, सोशल जो साइंस है, तो इन सारे विषयों का एक होलिस्टिक वे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस रूप में यदि देखा जाए तो हिंदी को कभी भी हम नहीं ये मानते हैं कि भाई राष्ट्र के रूप हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में थोप दिया जाए। ये थोपने वाला काम ठीक नहीं है। हाँ, एक समय आए जो स्वेच्छा से यदि इस बात को लागू कर दी जाए कि हिंदी हमारा देश का राष्ट्रभाषा घोषित कर देगी, ये बहुत सुंदर बात होगी, लेकिन थोप कर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो वो भी धर्म के आधार पर बना था और भाषा एक रखने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं चल पाया। देखिए कि बांग्लादेश 71 में आज़ाद हो गया। ठीक है, भारत उसने सपोर्ट किया, पर उसके पीछे समस्या तो था ना, समस्या था। वो उर्दू वहाँ पे थोपना चाहता था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू थोपना चाहता था, जबकि वहाँ का स्थानीय भाषा बंगाली था। तो देखिए कि भाषा के आधार पे वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसी तरह यदि इंडिया में भी हिंदी को यदि जहाँ नॉन हिंदी जो मतलब हिंदी बोलने वाले नहीं हैं वहाँ पे यदि हिंदी थोपने का प्रयास किया जाएगा, ये कभी वहाँ पे वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वही चीज़ जो 65 में ये गठन हुआ कि हिंदी को अंग्रेजी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो हिंदी को कर दिया जाए राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन फिर भी इसको नहीं किया गया। तो इसके पीछे यही सब कारण था। तमिलनाडु वगैरह, महाराष्ट्र उस समय ताने पड़े थे, आज भी तान देते हैं। वो लोग नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। वो लोग जो अपना वहाँ का स्थानीय भाषा है वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण मजबूरी में थोपने का काम ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक संविधान का बात है, तो संविधान जब बना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिप्राइव क्लास है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का इसमें अवधारणा दिया गया संविधान के द्वारा। अब तो वेलफेयर स्टेट के ही रूप में ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि एक सरकार जब भी गठन होता है तो उससे यही अपेक्षा की जाती है कि भाई जो वर्ग डिप्राइव रह गए हैं यानी वंचित वर्ग हैं तो उनको आगे आने का प्रयास किया जाए। अब कई वर्ग हैं कि हजारों बरस से उनको मौका नहीं दिया गया कि वो आगे आ पाए। तो ये संविधान है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है कि वो भी आगे आए, वो भी आगे आकर समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। तो इसीलिए इस संविधान का बहुत बड़ा रेलिवेंस हो जाता है। मूल अधिकार का क्या कहते हैं संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। ये सब संविधान के द्वारा व्यवस्था किया गया कि भाई जो सरकार बनेंगे उसमें 3 पार्ट होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अब जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव से तो अलग होगी, कार्यपालिका से ज़्यादा अलग होगी, उसका बिल्कुल स्वतंत्र है। वो जब भी कोई कानून बनता है तो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको जांचता परखता है कि अच्छे से अच्छा है कि नहीं, संविधान के खिलाफ तो नहीं है। और विधायिका जो कानून बनाती है। तो इस तरह करके 3 शक्तियों में इसको विभाजित कर दिया गया।
तो ये 3 शक्ति में जब विभाजित हो गया तो अब देखिए कि फिर इसके बाद प्रांत के रूप में अब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ये सब प्रांत के रूप में भी बांट दिया गया, ताकि जो गवर्नमेंट का शक्ति हो वो एक केंद्र का स्तर पे हो और एक स्टेट के रूप में हो। उसका लिस्ट, उसका सब्जेक्ट अलग अलग बांट दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और क्या कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो एप्लीकेशन है तो ये सब संविधान से ही तो निकल कर आता है, सबका जड़ संविधान है। तो अब संविधान पे बात यदि किया जाए तो बहुत सारा है। तो इसमें 2 बात और हम शुरू में बात किए थे, संविधान और संविधानवाद। तो संविधान वो है जो एक नियम या शर्तों का बुक है, किताब, शासन करने का उसमें शर्त लिखा हुआ है और उसके अनुसार शासन होता है, तो ये किताब है संविधान। पर संविधानवाद ये अलग चीज़ है। संविधानवाद मतलब कोई भी यदि शासन किया जाता है तो वो एक नियम, उसका नियम समुच्चय है और उसी के अनुसार शासन होता है। तो अगर संविधान देखा जाए तो चाइना में है, चाइना में संविधान है, भारत में भी संविधान है, लेकिन भारत के संविधान के साथ संविधानवाद का भी अवधारणा है, लेकिन चाइना में संविधानवाद नहीं है। जैसे डिक्टेटरशिप था हिटलर का, जो कहा वही उसका वाणी ही संविधान है। या जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र, उसमें भी यही चीज़ है कि यदि जो राजा बोल दिया तो वही चीज़ है क्या कहते हैं उसका संविधान के रूप में माना जाता है। तो अब चक्कर यहाँ पे चक्कर का बात ये हो जाता है कि वहाँ पे संविधान नहीं है, संविधान है बल्कि संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद यानी कि जो नियम समुच्चय होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून, ये चीज़ तो नहीं है। ये होता है एक माइनर डिफरेंस संविधान और संविधानवाद में। तो बहुत सारा टॉपिक था, लेकिन अच्छा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं फिर आगे टॉपिक में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।